हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। तो जिन भी बच्चों ने लास्ट सेशन में हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं उनके लिए इजी रहेगा, और जो नहीं पढ़ चुके वो मेरा वीडियो देखकर वापस से रिवाइज कर सकते हैं। एक बार कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज अपन डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पर। आओ, तो हार्मोन्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं एक केमिकल सिक्रीट करती हैं हमारे पास। तो वापस से देखते हैं, जो भी हमारे हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल्स हैं, केमिकल्स एंड secreted by which is secreted by endocrine glands। और ये जो हार्मोन्स हैं ये इफेक्ट दिखाते हैं टारगेट सेल पर। कहाँ इफेक्ट दिखाते हैं? टारगेट सेल पर, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ ग्लैंड सिचुएटेड है हेड टू अपने लोअर पार्ट्स के अंदर, तो वहाँ से लेके पेल्विक रीजन तक, तो वहाँ सारी ग्लैंड्स आपको जो हैं वो हार्मोन सिक्रीट यानी केमिकल सिक्रीट करेंगी, और वो अपने टारगेट टिश्यूज या टारगेट सेल या टारगेट ग्लैंड्स पर अपने असर दिखाएंगे। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि जो हॉर्मोन्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज पर डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट भी दिखा सकते हैं। यानी एक सेम हार्मोन डिफरेंट टिश्यू या डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स पर अपना इफेक्ट अलग अलग रख सकते हैं। बताएं कौन सा? मैंने आपको बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ाते वक्त। जैसे इंसुलिन की बात करें आप, इंसुलिन आपका एक हार्मोन है। ये इंसुलिन हार्मोन स्टिमुलेट कर सकता है, स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर सेल। भाई इंसुलिन जो है पेंक्रियाज की बीटा सेल से सिक्रीट होगा, तो एक काम तो ये क्या कर रहा है कि स्टिमुलेट कर रहा है आपके सिंथेसिस, किसके सिंथेसिस को? स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर सेल। और दूसरा जो काम है ये क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड्स इन एडिपोज सेल्स। ट्राइग्लिसराइड इसको आप लिख सकते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड में ट्राइग्लिसराइड्स इन एडिपोज सेल्स। यानी एक ही हार्मोन आपके डिफरेंट डिफरेंट जगह पर अपने डिफरेंट फंक्शंस शो कर सकते हैं। यानी एक हार्मोन से ऑर्गेन्स अगर आप डिफर करते हैं यानी ऑर्गेन्स आप चेंज करते हैं तो आपको उसके फंक्शंस भी आपके चेंज हो जाएंगे। और हार्मोन्स क्या कर सकते हैं? परमेबिलिटी आपके चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है उसको ऑल्टर कर सकते हैं, यानी ऑल्टरिंग द परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और ऑल्टर द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस की रेट को ऑल्टर कर सकते हैं। भाई मेटाबॉलिक रिएक्शन जितनी भी होती हैं एंजाइम से आपकी कंट्रोल्ड होती हैं, तो ये एंजाइम्स जो हैं, जो हार्मोन्स जो हैं वो एंजाइम्स में चेंज कर सकते हैं, जिससे आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन की रेट बढ़ या घट सकती है। ठीक है। एक और चीज़ है कि हार्मोन्स सिर्फ सिंथेसिस नहीं करते, ये ब्रेक डाउन भी करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था पेंक्रियाज के अंदर ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो ब्रेक डाउन कर रहा था ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के अंदर, और जस्ट इंसुलिन उसका जस्ट अपोजिट सिंथेसिस कर रहा है। कैसे?
कि ग्लूकोज को वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हार्मोन्स के दो तरह के काम और हो सकते हैं, या तो ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं और सिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो ये कुछ हार्मोन्स की आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की मैं आपके बात की कि क्या क्या हार्मोन्स कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमें मैकेनिज्म पढ़ना है हार्मोन्स का वो हम समझते हैं आगे। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब देखें यहाँ हार्मोन के लिए एक चीज बोली जाती है, अनाउंस इट्स अराइवल। अनाउंस इट्स अराइवल यानी ये पहले से अनाउंस कर देता है कि मैं पहुंचने वाला हूँ। यानी टारगेट सेल को पहले से पता लग जाता है कि कोई हार्मोन आने वाला है। और वो कैसे पता लगता है? वो पता लगता है थ्रू रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर के बेस पर हम टू ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं किनको, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। कि एक तो रिसेप्टर्स होते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर दो तरह के हार्मोन्स की हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म की, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन एंड सेकंड हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स की। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन और वाटर सॉल्युबल हार्मोन में क्या डिफरेंस है? तो बेसिक जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी हार्मोन किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड ने रिलीज किया, वहाँ से वो हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के अंदर गया, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के अंदर और फिर सेल, जो भी टारगेट सेल है आपके पास या टारगेट ग्लैंड है, वहाँ पहुँचा। तो इन जो मैंने आपको यहाँ दो चीज़ें बताई, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन और वाटर सॉल्युबल हार्मोन, इसमें क्या डिफरेंस है? सपोज करो ये आपके पास एक टारगेट सेल थी, ये आपके पास एक टारगेट टारगेट ग्लैंड बोल सकते हैं, टारगेट सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन टारगेट सेल की, और ये आपके पास अंदर न्यूक्लियस। तो जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं यानी उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स के, वो रिसेप्टर्स सेल के अंदर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होंगे, या तो आपके न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर। तो सपोज करो एक हार्मोन आया आपके पास, ये हार्मोन सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके और सेल के अंदर पहुंच जाता है। यानी ऐसे सारे हार्मोन्स लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होंगे जो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके और सीधा सेल के अंदर पहुंच जाते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जितनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं ये बाइलिपिड लेयर्स होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था पढ़ाते वक्त, इस तरह से, जिसमें ये हेड होता है और टेल्स जो है इनकी अंदर की तरफ होती है, इस तरह से बाइलिपिड लेयर्स होंगी। तो हम जो कहना चाह रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन सीधा इस लेयर को क्रॉस करते हुए और सीधा सेल के अंदर पहुंच जाएंगे। तो हम इसे इंट्रासेल्यूलर भी बोल सकते हैं, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स। यानी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होंगे वो कहाँ होंगे? सेल के अंदर, या तो न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स की। तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स जो हैं उनके रिसेप्टर्स कहाँ होंगे? मैं रफली आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ थोड़ा सा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये इस ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होंगे? ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर वाटर सॉल्युबल हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे मैंने अपना ये। यानी कोई भी अगर हार्मोन आता है तो वो हार्मोन कहाँ आएगा? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर आएगा, इस रिसेप्टर के अंदर। यानी दो ब्रॉड कैटेगरी में हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। मैंने आपको रफली यहाँ पर समझा दिया। बेसिक जो है कि बेसिक जो हमें देखना है कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स क्या होंगे, जो हमारे सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सीधा क्रॉस करते हुए सेल के अंदर आ जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे इंट्रासेल्युलर। वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और ये सरफेस पर आएंगे और बाद में जो भी प्रोसेस हम देखेंगे आगे
कि कैसे CAMP को ये जनरेट करेंगे, या कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव आयंस को कैसे जनरेट करेंगे सेकेंड मैसेंजर को, तो वो हम बाद में समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से चले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन कौन से हॉर्मोन्स सीधे एंट्री ले सकते हैं? कौन कौन से जो हॉर्मोन्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे, मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ाते वक्त भी आपको बताया था कि कौन कौन से हार्मोन सीधी एंट्री लेंगे। देखो, या तो स्टीरॉइड्स हार्मोन हो, स्टीरॉइड हार्मोन्स हो गए, थायराइड हार्मोन्स हो गए, ये सीधी एंट्री करेंगे आपके पास, यानी ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होंगे। ये कौन से हार्मोन्स होंगे? लिपिड सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स की हम अगर बात करें तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स में हमारे पास काफ़ी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर जिनके रिसेप्टर्स पाए जाएंगे, जैसे FSH हो गया, LH हो गया, आपके MSH हो गया, ठीक है, और PTH पैराथायरॉयड हार्मोन हो गया। तो काफ़ी सारे हार्मोन्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। आए एक एक करके दोनों के कंसेप्ट को समझते हैं, या मैं ऐसा करता हूँ इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ आपके लिए, तो इजी रहेगा। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, देखें इधर मैं एक तरफ लेता हूँ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, और एक तरफ मैं लेता हूँ वाटर सॉल्युबल हार्मोन। तो राजा बेटा, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन और वाटर सॉल्युबल हार्मोन में बेसिक डिफरेंस जो है मैंने आपको बताया, वापस से मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ कि जितने भी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होंगे ये इंट्रासेल्युलर होंगे, यानी इनके रिसेप्टर्स सेल के अंदर की तरफ होंगे। अंदर मीन्स या तो साइटोप्लाज्म के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर। कई बार ये क्वेश्चन जनरेट किया जाता है नीट के अंदर कि इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स कहाँ हैं, कौन से हो सकते हैं। तो रेटिनोइक एसिड नाम लिख लें, आप याद रख लें कि जो T3 T4 थायराइड हार्मोन है, या रेटिनोइक एसिड जो है वो इंट्रा न्यूक्लियर, यानी उनके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस के अंदर होंगे। और जो साइटोप्लाज्म की हमने बात की, वहाँ पर काफ़ी सारे स्टीरॉइड हार्मोन्स की हमने बात की थी। साथ में आपके कैल्सिट्रायोल हो सकता है, विटामिन डी की जो हम बात करेंगे। तो इंट्रासेल्युलर हो सकते हैं ये, इनके जो रिसेप्टर्स हैं ये ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। दूसरी चीज हम बात करें, ये लॉन्ग हाफ लाइफ होती है इनकी। लॉन्ग हाफ लाइफ मतलब कुछ आवर्स या डेज तक भी ये इनके इफेक्ट जो है रहेंगे बॉडी के अंदर, लेकिन इनकी जो प्रोसेस होती है वो स्लो होती है, स्लो प्रोसेस कंपैरेटिवली वाटर सॉल्युबल हार्मोन से स्लो प्रोसेस होती है। ये शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। शॉर्ट हाफ लाइफ मीन्स इन मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए होती है, लेकिन के एक्शंस कंपैरेटिवली फास्ट एक्शंस होंगे, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन से। तो बेसिक डिफरेंस ये हो गया। एक यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल। अभी हम देखेंगे आगे ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर नो रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल की कोई रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर नहीं होगी। देखिए, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स में हमने जो जिन हार्मोन्स की बात की, हमने बोला कि कौन से लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हो सकते हैं। तो हमारे पास लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स में स्टेरॉइड हार्मोन्स इंक्लूड कौन कौन से होंगे? स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड थायराइड हार्मोन्स। और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे बताएंगे कि कौन से स्टेरॉइड हार्मोन्स होंगे और कौन थायराइड हार्मोन्स कौन से हो सकते हैं। तो डिस्कस कर चुके हैं हम पहले, जैसे ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स, ये आपके एक स्टेरॉइड हार्मोन हो गया। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये आपके पास एक
स्टेरॉयड हार्मोन हो गया, एंड्रोजन, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये भी आपके पास एक स्टेरॉयड हार्मोन हो गया। उसके अलावा थायराइड हार्मोन में T3 T4 मैंने आपसे बात की थी, रेटिनोइक एसिड, ये थायराइड हार्मोन हो गए। तो ये सारे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स में इंक्लूड किए जाएंगे। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये इंट्रा न्यूक्लियर हार्मोन्स हैं, यानी इनके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस के अंदर होंगे, जबकि इनके रिसेप्टर्स आपको साइटोप्लाज्म के अंदर मिल जाएंगे। इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स इंक्लूड हो सकते हैं जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स कहे जा सकते हैं भाई? काफ़ी सारे हैं, जैसे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, MSH मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, और PTH हो गया पैराथायरॉयड हार्मोन। तो ये इंक्लूड किए जाते हैं किसके अंदर? वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स इन्हें कहा जा सकता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स और वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के बीच में। आप नोट कर सकते हैं इसको, आप नोट करें, 2 मिनट में मैं आया। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे इनकी प्रोसेस को देखते हैं। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, यहीं पर मैं इसकी प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रोसेस भी डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं इजीली। देखें लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स कैसे चलता है, मैं डायग्राम से इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए ये प्रोसेस ढंग से। ये आपके पास एक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, और ऊपर बना देते हैं, ये DNA, ठीक है। तो ये राजा बेटा हो सकती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हो सकती है क्या है, शॉर्ट में डाल देता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपके पास साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, ये आपका DNA, आप मान के चलो ये DNA हो गया, ठीक है। अब कोई भी हार्मोन, कोई भी एक हार्मोन आप उठा लें, स्टेरॉयड हार्मोन उठा लें आप, ये कोई भी स्टेरॉयड हार्मोन, ग्लूकाकॉर्टिकॉइड की बात कर लेते हैं। ये आपके पास एक हार्मोन था बाहर, ये हार्मोन कहाँ था? ब्लड के अंदर, ठीक है। सिक्रीट हुआ एंडोक्राइन ग्लैंड से ग्लूकाकॉर्टिकॉइड, और ब्लड स्ट्रीम से, कहाँ से? ब्लड स्ट्रीम से डिफ्यूज हुआ इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के अंदर, और वहाँ से आया ये सीधा कहाँ जाएगा? ये आ गया साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में जब ये एंटर कर चुका है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन था, सीधा मैंने आपको बताया था कहाँ जाएगा? प्लाज्मा में, यानी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म में आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि इंट्रान्यूक्लियर हार्मोन्स भी, रिसेप्टर्स भी हमारे पास हैं। कौन से हैं उनके लिए मैंने आपको हार्मोन बताए थे, T3 T4 रेटिनोइक एसिड, याद रखना इनको। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर था, ये हार्मोन एंटर हुआ, यहाँ आ गया, और इसने बाइंड करके एक यहाँ पर क्या बनाया? HR हार्मोन, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ आके जुड़ गया, बाइंड हो गया, यानी इसका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म के अंदर था, और ये फॉर्म हो गया आपके पास HR कॉम्प्लेक्स, यानी HRC, जिसे अपन बोल सकते हैं शॉर्ट में HRC। HR कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। ये HR कॉम्प्लेक्स कहाँ गया? जो DNA पर HRE था, मैं अब बोलता हूँ इसको HR, हार्मोन रिसेप्टिंग एलिमेंट, जो DNA पर होता है। तो जब ये DNA के अंदर है, मैंने यहाँ नीचे आपको समझाने के लिए बना दिया, ये कहाँ लग गया? हार्मोन, ये इस तरह से आकर अंदर अटैच हो गया,
अटैच होने के बाद इसने कुछ फैक्टर्स यहाँ पर जनरेट किए, उन फैक्टर्स के थ्रू ये मैसेंजर आरएनए आपका ट्रांसक्रिप्ट हुआ और मैसेंजर आरएनए ने एक प्रोटीन यहाँ पर सिंथेसिस किया। इस प्रोटीन ने, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इस आरएनए ने राइबोसोम्स बनाए और राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाया, इस प्रोटीन के थ्रू आपका बायोकेमिकल रेस्पॉन्स आया। यानी देखो आप, कितनी लंबी प्रोसेस लग रही है आपको, लेकिन काफ़ी जल्दी टाइम के अंदर होती है सारी। तो ये प्रोसेस में हमने क्या बताया, सबसे पहले आपके हार्मोन ने HRC कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, ठीक है, या आप बोल सकते हैं बाइंड द रिसेप्टर्स, रिसेप्टर के साथ आपका हार्मोन बाउंड हुआ और फिर HRC आपका यहाँ पर बना। HRC ने DNA से जो है DNA में HRE के साथ जाके जुड़ा, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं HRC बना, HRC ने HRE को एक्टिवेट किया। इसके एक्टिवेशन से आपके मैसेंजर आरएनए बना। मैसेंजर आरएनए राइबोसोम से थ्रू एक प्रोटीन जनरेट किया और उस प्रोटीन ने बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स आपको दिया। कितनी सिंपल प्रोसेस है, सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गई। तो इस तरह से लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स अपने फंक्शंस शो करते हैं। एंड वाटर सॉल्युबल हार्मोन की हम बात करें तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखें आप, ये मैंने आपको बताया था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर ये न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स में, जैसे आप एक हार्मोन उठा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन लिया था, जिससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टिंग एलिमेंट ने लिया, उससे कई फैक्टर्स जनरेट हुए और जिससे आपकी नई प्रोटीन बनी और चेंज आ गया आपके। यानी एक तरह से हार्मोन्स का काम बेसिकली है भी क्या, कि जीन में ऑल्ट्रेशन, जीन के एक्सप्रेशन में ऑल्ट्रेशन करना। तो अब यहाँ पर ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब वाटर सॉल्युबल हार्मोन के रिसेप्टर्स कहाँ होंगे, अपन ने डिस्कस किया था कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होंगे। सपोज करो इस तरह का एक रिसेप्टर आपके यहाँ था और मैंने एक हार्मोन, ये FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन जो है उसका रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है। यहाँ पर आकर ये जुड़ा और इसने सेकेंड मैसेंजर, जो मैंने आपसे बात की थी डिफरेंस की, ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर होते हैं और वो सेकेंड मैसेंजर को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पर साइक्लिक AMP वो आपका एक्टिवेट हुआ और साइक्लिक AMP ने वही DNA के अंदर सेम प्रोसेस जो है DNA में उसने चेंज करके और एक नया प्रोटीन जनरेट किया जिसने बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स आपको दिया, ठीक है। ये जो यहाँ पर आपके पास जो सेकंड मैसेंजर हो सकते हैं वो 4 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। आपके कोर्स में इतना नहीं है, मैंने फिर भी जैसे कि मैंने बताया आपको, साइक्लिक AMP हो सकता है, CA2 पॉजिटिव हो सकता है। साइक्लिक AMP की जगह ये भी दूसरे ग्रुप में डाला जाता है। तो ये वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स की पूरी हम स्टडी यहाँ पर कर चुके हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब भी हमारी ऑफलाइन क्लास होगी हम उसे देखेंगे, ठीक है। और बेसिकली फ़ोन आप मुझे कर सकते हैं कोई भी डाउट पर, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन से आपका वो चैप्टर भी क्लोज हो चुका है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।